नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं हिंदी प्रैक्टिस सेट 31। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के संदर्भ में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रायः सभी तरह की परीक्षाओं में आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को ज्वाइन करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जहां कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है वहां अलंकार होता है। विकल्प ए है असंगति अलंकार, बी है विशेषोक्ति अलंकार, सी है विभावना अलंकार और डी है अन्योक्ति अलंकार। हर प्रश्न के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगा और 20 सेकंड में आपको प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए असंगति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर कारण तो हो लेकिन कार्य ना हो। विभावना अलंकार वहां होता है जहां बिना कारण के कार्य होता है। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर एक साधारण अर्थ का कोई अन्योक्तिपरक अर्थ भी ग्रहण कर लिया जाता है। असंगति अलंकार वहां होता है जहां पर कारण और कार्य में समानता नहीं होती है। जैसे मैंने कह दिया, हृदय घाव मोरे पीर रघुबीरे। यहां घाव तो लक्ष्मण जी के हृदय में लगा है, लेकिन उसकी पीड़ा किसको हो रही है? भगवान श्री रामचंद्र जी को हो रही है। तो यहां पर घाव जिसे लगा है, पीड़ा भी उसे ही होनी चाहिए, लेकिन यहां पीड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी को हो रही है। तो इसलिए यहां कार्य का प्रभाव कहीं और है और कार्य कहीं और हो रहा है। इसमें असंगति अलंकार है। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, रूढ़ शब्दों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए है रूढ़ शब्द सार्थक नहीं होता, बी है रूढ़ केवल वर्ण का संयोग होता है, सी है रूढ़ शब्दों का अन्योक्तिपरक अर्थ होता है और डी है रूढ़ शब्द सार्थक भी हो सकते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर हम संज्ञा की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद पाए जाते हैं। पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। जो रूढ़ संज्ञा होती है उसमें 2 वर्ण मिलकर एक सार्थक अथवा निरर्थक किसी भी तरह का शब्द बना सकते हैं। जैसे पा धन नी बराबर पानी, वा धन नी बराबर वानी। यहां वानी का कोई अर्थ नहीं है जबकि पानी का अर्थ है। तो अगर रूढ़ शब्दों की बात की जाए तो रूढ़ शब्द सार्थक नहीं होता। हाँ, ये भी सही है, बहुत सारे रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक नहीं होते हैं। रूढ़ केवल वर्ण का संयोग होता है, ये भी सही है। 2 वर्णों को मिला करके अगर हमने एक शब्द बना दिया तो वो रूढ़ शब्द हो गया, भले ही उसका कोई अर्थ हो या ना हो। तीसरा है रूढ़ शब्दों का अन्योक्तिपरक अर्थ होता है। जी नहीं, रूढ़ शब्दों का कोई अन्योक्तिपरक अर्थ नहीं होता। अन्योक्तिपरक अर्थ योग रूढ़ शब्दों का होता है, जिसे हम आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां बहुब्रीहि समास होता है वहां पर जो है योग रूढ़ शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द का ही अन्योक्तिपरक अर्थ होता है, जबकि रूढ़ शब्दों का कोई अन्योक्तिपरक अर्थ नहीं होता। आपका चौथा ऑप्शन है रूढ़ शब्द सार्थक भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। रूढ़ शब्द सार्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं।
और रूढ़ केवल वर्ण का संयोग होता है, ये भी सही है, लेकिन विकल्प सी आपका यहां पर गलत है। रूढ़ शब्दों का अन्योक्तिपरक अर्थ नहीं होता है। तो यहां पर आपका विकल्प सी सही होगा। रूढ़ शब्दों का अन्योक्तिपरक अर्थ होता है। वास्तव में रूढ़ शब्दों का कोई अन्योक्तिपरक अर्थ नहीं होता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण हैं। विकल्प ए है क, बी है च, सी है ड़ और डी है ढ़। महाप्राण वर्ण होते क्या हैं? सबसे पहले यह जान लीजिए, हमारे यहां व्यंजन प्राण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हकार सूचक ध्वनि नहीं निकलती है। हकार सूचक माने ह की ध्वनि। और महाप्राण व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हकार सूचक ध्वनि निकलती है। जैसे अगर हम क बोलते हैं तो ह की ध्वनि नहीं आती, लेकिन हम ख बोलते हैं तो ह की ध्वनि आती है। जब आप बोलेंगे, आप अपने हाथों को अपने मुख के सामने करिए, थोड़ा नजदीक ले आइए और एक बार क बोलिए, ख बोलिए, ग बोलिए, घ बोलिए और अंग बोलिए। तो जब आप क बोलेंगे तो आपके मुख से हकार सूचक ध्वनि नहीं निकलेगी। ख बोलेंगे तो निकलेगी, ग बोलेंगे तो नहीं निकलेगी, घ बोलेंगे तो निकलेगी और अंग बोलेंगे तो नहीं निकलेगी। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है। अगर इस लिहाज से हम बात करें तो क भी अल्प प्राण है, च भी अल्प प्राण है, और यहां पर ये दोनों वर्ण जो हैं सी और डी के ऑप्शन, आप इनको देख सकते हैं। ये आपके कैसे वर्ण हैं? उच्छिप्त वर्ण है या उच्छिप्त व्यंजन आप इनको कह सकते हैं। उसके अंतर्गत आते हैं, इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो ढ़ और ढ ये दोनों द्विगुण व्यंजन हैं। तो ये जो द्विगुण व्यंजन है ये बने किससे हैं? ड और ढ से। तो अगर इस लिहाज से आप देखिए तो ड, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ड जो है तीसरा वर्ण है, जबकि ढ चौथा वर्ण है। अगर इस लिहाज से आप देखें तो ढ आपका यहां पर महाप्राण वर्ण होगा, क्योंकि जब आप ढ़ बोलेंगे तो ह की ध्वनि नहीं आएगी, लेकिन जब आप ढ़ बोलेंगे तो ह की ध्वनि आपके मुख से निकलेगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहां पर विकल्प डी आपका सही है, जो कि महाप्राण वर्ण है। बाकी तीनों वर्ण यहां पर अल्प प्राण वर्ण है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक तथा मुख दोनों से वायु निकलती है कहलाते हैं। विकल्प ए है अनुनासिक वर्ण, बी है निरनुनासिक वर्ण, सी है विसर्ग और डी है अनुस्वार। नाक और मुख दोनों से जब वायु निकलती है तो ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और अनुनासिक वर्ण की पहचान क्या है? ये चंद्रबिंदी, इसी से अनुनासिक वर्णों की पहचान होती है और इनका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों की मदद ली जाती है। निरनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय केवल हमारे मुख से वायु निकलती है। और विसर्ग तो वे वर्ण होते हैं या जो है किसी स्वर या व्यंजन के सामने प्रयुक्त होकर के उसे तत्सम प्रधान बना देते हैं। और अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय सिर्फ हमारे नासिका से ध्वनि निकलती है। तो अनुस्वार में नासिका का प्रयोग होता है, निरनुनासिक वर्ण में केवल मुख से वायु निकलती है, अनुनासिक वर्ण में नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प आपका सही क्या होगा? ए होगा, अनुनासिक वर्ण। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, ध्वनि की लिपिबद्ध इकाई कहलाती है। विकल्प ए है स्वन, बी है स्वनिम, सी है रूपिम और डी है अर्थिम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी। ध्वनि की लिपिबद्ध इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। स्वन का अर्थ होता है ध्वनि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फोन, जबकि स्वनिम का अर्थ होता है वर्ण, जिसको हम
अंग्रेजी में कहते हैं फोनिंग। तो वर्ण हमेशा लिपिबद्ध होते हैं, जबकि ध्वनियां हमेशा मौखिक रूप से होती हैं। तो अगर कोई भी ध्वनि जो मौखिक रूप से है उसको हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वह क्या बन जाती हैं? वर्ण बन जाती हैं। और इसलिए चूंकि स्वनिम का अर्थ वर्ण ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहां पर सही होगा। ध्वनि की लिपिबद्ध इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, संस्कृत के मूल शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। विकल्प ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज और डी है अर्ध तत्सम। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे शुद्ध शब्द होते हैं, और शुद्ध शब्द हम किसे कहते हैं? तत्सम शब्दों को कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है अशुद्ध शब्द। तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है शुद्ध शब्द, और ये शुद्ध शब्द जो संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं। विकल्प ए है महर्षि वाल्मीकि, बी है पिंगल ऋषि, सी है वेदव्यास और डी है आचार्य भरत मुनि। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि के नाम पर ही छंद शास्त्र का नाम पिंगल शास्त्र रख दिया गया। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? पिंगल ऋषि हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, संस्मरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए है स्मृति के आधार पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है, बी है संस्मरण में प्रायः यथार्थ की प्रधानता होती है, सी है संस्मरण को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, डी है पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का स्मरण ग्रंथ है। देखिए, स्मृति के आधार पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है, ये सही बात है, ये संस्मरण की परिभाषा है। संस्मरण में प्रायः यथार्थ की प्रधानता होती है, यह भी सही है। संस्मरण में हमेशा यथार्थ की चीजों को ही प्रस्तुत किया जाता है। संस्मरण को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, ये गलत है। संस्मरण को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा जाता है, बल्कि निबंध को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। इसलिए ये तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जबकि डी पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का संस्मरण ग्रंथ है, ये विकल्प भी आपका सही है। तो यहां पर आपका गलत ऑप्शन क्या होगा? संस्मरण को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, जबकि वास्तव में यह संस्मरण नहीं बल्कि निबंध होता है जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। और इसके अलावा निबंध के अलावा जीवनी भी क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है, लेकिन संस्मरण को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा जाता है। हमारे अंदर के जो भाव हैं, किसी के प्रति जो हमारे भाव हैं, किसी के साथ बिताए हुए जो पल हैं, उनको अगर हमने याद करके लिख दिया तो वही संस्मरण कहलाता है। इसके लिए किसी क्रम की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो विकल्प सी फिलहाल यहाँ पर गलत है, इसलिए विकल्प सी ही ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं और यही सी ही आपका गलत ऑप्शन है, इसलिए यही सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद हैं। विकल्प ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। विकल्प आपके सामने हैं और इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी 2। उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें जो अपने उत्पत्ति से ही एक समान रहे हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मूल स्वरों की संख्या हमारे यहां हिंदी में 4 है, अ, ई, उ और री। जबकि संस्कृत में ये 5 हैं, उसमें री भी आ जाता है। जबकि संधि स्वरों की संख्या हमारे हिंदी में 7 है, जिसमें 3 आपके मूल दीर्घ हैं और 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं
और जबकि आ, ई, उ ये आपके मूल दीर्घ स्वर हैं, तो 7 जो है आपके संधि स्वर होते हैं, जबकि 3 आपके मूल स्वर होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विकल्प बी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाच्य है। विकल्प ए है रोगी से रोया नहीं जाता, बी है कल अपराधी को पेश किया जाए, सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, और डी है लड़का पढ़ता है। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, रोगी से रोया नहीं जाता। ये इसमें भाववाच्य है। आप अच्छी तरह से जानते हैं भाववाच्य की पहचान क्या होती है। कर्ता के तुरंत बाद से विभक्ति जुड़ी रहती है। रोगी से, ये देखिए कर्ता के तुरंत बाद से, और अंत में प्राय इस तरह के वाक्य नकारात्मक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा नकारात्मक हो, कभी कभी ये सकारात्मक भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, वाक्य के अंत में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, गया गई गए, जाएगा जाएगी जाएंगे, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, लड़कों से रोया नहीं जाता है। तो ये सब भाववाच्य की पहचान है और इसी से पता चलता है कि ये वाक्य भाववाच्य हैं। कभी कभी भाववाच्य ऐसे भी होते हैं कि क्रियाओं के अंत में पाता है, पाती है, पाते हैं, पाया, पाई, पाए, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, ऐसे शब्द भी जुड़े रहते हैं। जैसे वह नहीं चल पाएगा, तो ये भी क्या है? आपका भाववाच्य है। बी ऑप्शन आप देखिए, कल अपराधी को पेश किया जाए, यह कर्मवाच्य है, क्योंकि अपराधी को पेश कौन करेगा उसका उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है, करता है नहीं, और अपराधी यहां पर कर्म है, तो अपराधी को कल अपराधी को पेश किया जाए, यह कर्मवाच्य है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यह भी कर्मवाच्य है। लड़का पढ़ता है, यह कर्तवाच्य है। इसमें विकल्प ए आपका भाववाच्य है, तो विकल्प ए ही यहां पर आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, अरे इतनी लंबी बस, यह किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प ए है विधिवाचक, बी है निषेधात्मक, सी है विस्मयादिबोधक, और डी है इच्छावाचक। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विस्मयादिबोधक वाक्य है, क्योंकि ये विस्मय सूचक शब्द यहां पर आप देख सकते हैं। अरे, अरे इतनी लंबी बस, तो विस्मय का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। तो अरे इतनी लंबी बस कौन सा वाक्य है? आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, वह लड़का चला गया, इस वाक्य में वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है उद्देश्य सार्वनामिक विशेषण, सी है विधेय सार्वनामिक विशेषण, और डी है संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, उद्देश्य सार्वनामिक विशेषण। आप जानते हैं किसी वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अगर उद्देश्य में विशेषण के बाद तब अगर कर्ता आता है, तो उसे हम उद्देश्य सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं वह लड़का में वह सार्वनामिक विशेषण है, जबकि लड़का यहां पर विशेष्य है। मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार फिर समझा देता हूं। अगर यह वह ये वे के तुरंत बाद जातिवाचक संज्ञा आए और उसके बाद फिर कोई संज्ञा आए, विशेषण आए, या क्रिया आए, अथवा कोई पद आए, तो यह वह ये वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, और उसके साथ जुड़ी हुई जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? विशेष्य बन जाती है। तो चूंकि यहां पर वह लड़का करता है, करता है तो उद्देश्य है, तो अगर लड़का यहां पर करता है तो वह क्या होगा? लड़के की विशेषता है। तो यहां पर लड़का उद्देश्य के साथ विशेषण जुड़ा हुआ है और विशेषण पहले जुड़ा हुआ है, इसलिए वह लड़का यहां पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो विकल्प
बी आपका यहां पर सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम यहां पर हो नहीं सकता। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम रहा होता तो हम ऐसे कहते वह चला गया, वह आया है। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। विधेय सार्वनामिक विशेषण हमेशा विधेय में होता है। यहां कर्ता के साथ नहीं बल्कि कर्म के जगह पर ऐसे होना चाहिए था, जैसे मैंने उस लड़के को देखा, तो उस लड़के, उस यहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और कौन सा सार्वनामिक विशेषण बनेगा, विधेय सार्वनामिक विशेषण बनेगा। जबकि लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। तो जब कर्म या के समय के स्थान पर जो है किसी सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है तो वह विधेय सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और कर्ता के स्थान पर अगर किसी सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है तो वह उद्देश्य सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। संकेतवाचक सर्वनाम यह वह होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं आती है, और इस नाते से संकेतवाचक सर्वनाम भी यहां पर नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं। जैसे संकेतवाचक सर्वनाम का एक दो उदाहरण मैं आपको दे दूं। वह मेरी किताब है, यह तुम्हारा घर है, ये सब, यह मेरी छड़ी है, ये सब संकेतवाचक सर्वनाम है। तो इनके साथ अगर संज्ञा आएगा तो फिर कोई संज्ञा नहीं आएगा, और न तो कोई इस तरह से कोई विशेषण आएगा। मैंने आपको बताया ना कि यह वह ये वे के बाद जातिवाचक संज्ञा आए और फिर कोई संज्ञा आए, विशेषण आए, पद आए या क्रिया आए, तभी वह जो है सार्वनामिक विशेषण बन सकता है। और इस तरह से आप देखिए कि यहां पर जो वह लड़का है के बाद चला गया आ गया, और ये क्रिया है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो उद्देश्य सार्वनामिक विशेषण के अलावा कोई भी यहां पर आपका विकल्प सही नहीं है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प ए है राम अत्यंत सुंदर है, सॉरी राधा अत्यंत सुंदर है। बी है वह आदमी नेता है। सी है यह पेड़ बहुत लंबा है। और डी है वह गोल मेज पर खाना खाता है। तो राधा अत्यंत सुंदर है, यहां सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि राधा के गुणों की बात कर रहा है। वह आदमी नेता है। और सी है यह पेड़ बहुत लंबा है, वह गोल मेज पर खाना खाता है। यहां आप देख सकते हैं वह आदमी नेता है। इस वाक्य में कोई गुणवाचक विशेषण नहीं है, वह यहां पर सार्वनामिक विशेषण है, जबकि आदमी विशेष्य है और नेता जातिवाचक संज्ञा है। तो यहां वह आदमी नेता है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, यही विकल्प इसमें आपका सही है। जबकि सी ऑप्शन में आप देखिए यह पेड़ बहुत लंबा है, यह पेड़ में सार्वनामिक विशेषण यह है जरूर, लेकिन यहां लंबा गुणवाचक विशेषण है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी आपका गुणवाचक विशेषण से युक्त है। वह गोल मेज पर खाना खाता है, यहां आप देखिए मेज के साथ गोल शब्द जुड़ा हुआ है, आकार प्रकारवाचक विशेषण, जो गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है। तो वह गोल मेज पर खाना खाता है में यहां गोल मेज यह भी गुणवाचक विशेषण है, और इसलिए अगर आप देखें तो केवल ऑप्शन बी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें केवल सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसमें और किसी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है, वह आदमी नेता है। बाकी तीनों विकल्पों में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में अर्ध स्वर है। विकल्प ए है य तथा व, बी है र तथा ल, सी है य तथा अ तथा आ, और डी है श तथा ह। आप जानते हैं वैसे तो य र ल व इन चारों को अर्ध स्वर माना जाता है, लेकिन हिंदी के प्रमुख विद्वानों आचार्य कामता प्रसाद गुरु और आपके डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन सब लोगों ने मिल करके और सभी लोगों ने इस चीज को सर्वमान्य घोषित कर दिया कि अर्ध स्वर के अंतर्गत केवल य और वह ही आते हैं। तो वर्तमान समय में अर्ध स्वरों की संख्या केवल 2 मानी जाती है, य तथा वह। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। अर्ध स्वर आपके यहां कितने हैं, 2 हैं, य और वह। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
उस लड़की के लंबे बाल काले और चमकीले हैं, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इस वाक्य को अगर आप देखिए तो उस लड़की के, यहां पर उस सार्वनामिक विशेषण है, जबकि लड़की विशेष्य है। एक विशेष्य आपको यहां मिल गया। लंबे बाल, लंबे विशेषण है, बाल विशेष्य है, काले भी विशेषण है और चमकीले भी विशेषण है। तो ये बाल की विशेषता है कि बाल लंबे भी हैं, काले भी हैं और चमकीले भी हैं, जबकि लड़की यहां पर विशेष्य है और उस सार्वनामिक विशेषण है। तो आप देख सकते हैं यहां पर लड़की एक विशेष्य बना और बाल एक विशेष्य बना। इस लिहाज से आप देखिए केवल 2 विशेष्य हैं आपके, लड़की और बाल, ये दोनों आपके क्या हैं? विशेष्य हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां पर विकल्प ए आपका सही है 2। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, नवग्रह में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय और डी है द्विगु। तो साफ सुथरा सा ऑप्शन है, नवग्रह में कौन सा समास होगा? आपका द्विगु समास होगा। नवग्रहों का समूह। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और वो समूह या समाहार का बोध कराते हैं। तो नवग्रह माने 9 ग्रहों का समूह, तो यह द्विगु समास है आपका। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अक्ष का समानार्थी शब्द है। विकल्प ए है अक्षय, बी है वृक्ष, सी है पक्षी और डी है नेत्र। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया, जबकि नेत्र अक्षी का समानार्थी शब्द है। अक्षी का अर्थ भी होता है नेत्र और इसका सही समानार्थी शब्द क्या होगा? विकल्प डी। अक्षी का अर्थ क्या होता है? नेत्र होता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे हमसफर किस विधा की रचना है? विकल्प ए है उपन्यास, बी है जीवनी, सी है आत्मकथा और डी है संस्मरण। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी आपका यहां पर सही है। मेरे हमसफर यह जीवनी विधा की रचना है और ये जीवनी लिखी किसने है? गायत्री कमलेश्वर ने। और इस जीवनी का प्रकाशन हुआ था 2005 ईस्वी में। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। मेरे हमसफर किस विधा की रचना है? जीवनी। और यह जीवनी किसकी है? गायत्री कमलेश्वर की, जो 2005 में प्रकाशित हुई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, पानवाला कहानी के लेखक हैं। विकल्प ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी है शिव प्रसाद सिंह और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही है आपका। पानवाला सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई इकलौती कहानी है। यही एक कहानी सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने जीवन काल के दौरान लिखी और उस कहानी का नाम क्या है? पानवाला। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, कुसुम कुमारी के रचनाकार हैं। विकल्प ए है देवकी नंदन खत्री, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है नरेंद्र कोहली और डी है अमृत लाल नागर। तो कुसुम कुमारी तिलिस्मी और अय्यारी घटनाओं से पूर्ण एक रोचक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री जी। बाबू देवकी नंदन खत्री को चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति से विशेष ख्याति मिली और इनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए दक्षिण भारतीयों ने हिंदी सीखी थी। तो फिलहाल कुसुम कुमारी के रचनाकार कौन हैं? बाबू देवकी नंदन खत्री जी हैं। और यहां पर भी आपका विकल्प क्या सही है? ए सही है। और इसी के साथ आज हमारी इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए हैं।
जो थोड़ी बहुत त्रुटियां आप कर रहे हैं या जो इस तरह की स्थिति बन पा रही है, उसके लिए भी धीरे धीरे आप प्रयासरत रहेंगे तो एक समय आएगा जब आप पूरे के पूरे प्रश्न सही तरीके से कर पाने में सक्षम होंगे। तो जो आपके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसमें आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उत्साह बना करके रखिए। आधी लड़ाई तो हम उत्साह से जीत लेते हैं और आधी लड़ाई अपने परिश्रम से जीतते हैं। तो लगे रहिए हमारे साथ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। और इन्हीं अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।